Hello friends, welcome to Avipedia powered by Abhimanyu IS, myself Atul Sambaria, and today we are going to discuss some important questions for international relations, especially India किस एसोसिएशन, किस अकॉर्ड या फिर किस एग्रीमेंट का पार्ट है, उसके ऊपर मैं कुछ आपके लिए 10 MCQs इंपॉर्टेंट लेके आया हूँ जो आपसे पंजाब PCS के एग्जाम के अंदर पूछा जा सकते हैं। बट उससे पहले कुछ अनाउंसमेंट है। If you have not registered for this course, this is a free course, and if you want to get PDF and other benefit also, then please go to the description and register yourself. Okay. Apart from that, do join our Telegram group. That link is also given in the description. Okay. And the name of the group is by Abhipedia IAS. Apart from that, देखिए अभी फिर से जो डेट्स हैं, अभी 31 जुलाई थी जहाँ पे लास्ट अभी डेट आई है, तो अभी सारे एग्जाम डिले हो रहे हैं। तो अगर आपने सोचा है कि पंजाब PCS की तैयारी करने के लिए आप लेट हो गए हैं और आप फ्रेशर हैं, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपने तैयारी कर ली है तो उसके बावजूद अगर आपको लगता है कि देयर आर सर्टेन वीक लिंक्स जो आप पहले छोड़ना चाहते थे, अब आप उन वीक लिंक्स को कवर कर सकते हैं। बिकॉज अभी पीडी आपके लिए लेके आया है कंप्लीट कोर्स से लेके इवन टॉपिक वाइज कोर्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू बाय this complete course, if you want to have this complete course, you can have it. Okay, if you just want to have the prelims CSAT course, then you can have it. Okay, if you only want to have general studies course, then you can have it. If you only want to study Indian freedom struggle or Indian economic system or Indian political system, ancient and medieval history, numerical ability, world history, everyday science, all this is organized as per the syllabus given in the PCS exam. So you can just come here and buy these single topics. Okay, just buy these single topics. ऐसी फैसिलिटी आपको कहीं और नहीं मिलने वाली. Okay, so link is also given in the description. You can always go for it. Okay, यहाँ पे आपको रिकॉर्डेड भी क्लासेस मिलेंगी और लाइव भी क्लासेस मिलेगी. फॉर एग्जाम्पल, यू कैन बाय दिस इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम इफ यू वांट. अगर आपने फुल कोर्स नहीं लिया और आप सिर्फ इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम भी पढ़ना चाहते हैं PCS के लिए, देन यू कैन ऑलवेज कम एंड ज्वाइन दिस कोर्स. ओके, सो डोंट वरी अबाउट इट. चलिए लेट्स स्टार्ट. तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आज आपको बता देता हूं कि वी विल डू दिस इन ए MCQ मैनर. किस मैनर में करेंगे? MCQ मैनर में करेंगे. तो लेट्स सी आवर फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, एंड दैट क्वेश्चन विल बी, which among the following group of the countries is India presently in negotiation with bilateral trade and investment agreement, BTIA. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमेशा न्यूज में रहता है BTIA. ओके, और जब ब्रेक्सिट आया था तो कुछ ज्यादा ही न्यूज में था. तो क्वेश्चन आपसे सिंपली ये पूछ रहा है कि BITA की अभी नेगोशिएशन चल रही है, आपने क्या फोकस करना है? इंडिया इज नेगोशिएटिंग एट दिस मोमेंट, एंड दिस BTIA किसके लिए, किसके साथ नेगोशिएशन कर रहे हैं? तो इसका जो आंसर आपको देखिए ऑप्शंस में आपको दिए हुए हैं, एशियान के साथ, गल्फ कंट्रीज के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ, या फिर मरकासर जो कि साउथ अमेरिका की एक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, फ्री ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मरकासर. किसके साथ एक यहाँ पे ट्रीटी करना चाहते हैं BTIA? सो आंसर टू दिस क्वेश्चन आप बताइए कमेंट बॉक्स में, बिकॉज द वीडियो इज बिंग प्रीमियर नाउ. ओके, वीडियो प्रीमियर हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर आप बता सकते हैं. ओके, तो लेट्स सी. अभी मैं आपको 5 सेकंड के बाद आंसर बताता हूँ. सो आंसर विल बी वेरी सिंपल एंड आंसर विल बी C. C इज द करेक्ट आंसर. दैट इज द यूरोपियन यूनियन. यूरोपियन यूनियन के साथ इंडिया बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट कर रहा है. ओके, ये नेगोशिएशन में है. कब से नेगोशिएशन में है देखते हैं, थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं यहाँ पे इसको. ठीक है, ये हम जून 2007 से यहाँ पे नेगोशिएशन करने की कोशिश कर रहे हैं. इंडिया और यूरोपियन नेशन ने, ठीक है, यूरोपियन यूनियन ने 2007 जून से, फ्रॉम 2007 जून, बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ट्रीटी को यहाँ पे तक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक टाइप का है. क्या है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, FTA है ये, और ये साइन करना चाहते हैं. ठीक है, अब ये जो 7th इंडिया EU समिट हुआ था हेलेंस्की के अंदर 13 अक्टूबर. ओके, यहाँ पे भी उन्होंने पहली बार यहाँ प्रपोजल रखा था और 2007 से वी आर एक्टिवली एंगेज देयर. बट टिल नाउ अभी तक ये एग्रीमेंट फाइनलाइज नहीं हुआ है. बट इट इज इन न्यूज बिकॉज इट विल ड्रास्टिकली इंप्रूव द ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन. एट प्रेजेंट वी फेस बैरियर्स. ओके, कौन से बैरियर्स? टैरिफ बैरियर्स एज वेल एज नॉन टैरिफ बैरियर. दोनों के दोनों हम अभी फेस करते हैं. नॉन टैरिफ बैरियर्स, फॉर एग्जाम्पल phytosanitary norms, and trade barriers are like the duties which European Union impose on Indian imports. तो इंडिया का जो वहाँ पे प्रोडक्ट है अभी वो इतना कॉम्पिटिटिव नहीं है जितना कि उनका वेस्ट के साथ है. मतलब कि जो अक्रॉस द ओशन एटलांटिक ट्रेड होती है उतनी जितनी इफेक्टिव इंडिया के साथ वहाँ पे ट्रेड नहीं हो पा रही है. ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन हम देख लेते हैं अभी फटाफट. सेकंड क्वेश्चन इज वेरी सिंपल. इंडिया इज डेवलपिंग बांग्लादेश के अंदर इंडिया इज डेवलपिंग बांग्लादेश फर्स्ट न्यूक्लियर पावर
प्लांट इन रूपपुर। कहां पे बना रहा है? रूपपुर के अंदर। लेकिन ये प्लांट किसके साथ? खाली इंडिया नहीं बना रहा है, किस कंट्री के साथ कोलैबोरेशन के अंदर बना रहा है? इंडिया बांग्लादेश का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने के लिए उनकी हेल्प कर रहा है। वो पावर प्लांट कहाँ है? रूपपुर में है। कहां पे है? रूपपुर में। ठीक है, तो ये तो जो पावर प्लांट है, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पीसीएस के अंदर बहुत पूछे जाते हैं। तो ये इंडिया किसके साथ मिलकर बना रहा है? क्या वो रशिया के साथ मिलकर बना रहा है? क्या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ बना रहा है, या चाइना के साथ, या फिर इराक के साथ? ओके, सो डू आंसर इन द कमेंट बॉक्स। ओके, आफ्टर 5 seconds आई विल गिव यू द आंसर। अपार्ट फ्रॉम दैट विच यू कैन सी दैट कि इंडिया, अब देखिए यहाँ पे आपको एलिमिनेशन करना है, तो ऑब्वियस सी बात है इंडिया इराक के साथ तो नहीं बनाएगा। इंडिया इराक के साथ तो नहीं बनाएगा, इराक के पास तो खुद के पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है। ओके, अगर यहाँ पे ईरान होता स्टिल यू कुड हैव थॉट, बट ईरान के अंदर भी क्या है? यूएस के साथ डील हो गई है उनकी, न्यूक्लियर डील, तो दे कैन नॉट ओपनली सपोर्ट एनी न्यूक्लियर डील पावर प्लांट एज सच, बिकॉज उनका तो खुद ही काफी यहाँ पे इशू चल रहा है। सेकंड, चाइना, इंडिया चाइना, कैन दे कोऑपरेट इन? यस दे कैन। एंड कैन यूएस रशिया? तो देखो एक तो सिंपल आपका इराक यहाँ से निकल जाता है। नाउ द मेन फाइट इज बिटवीन रशिया एंड यूएसए की, क्योंकि दोनों के दोनों यहाँ पे एंगेज होने की कोशिश कर रहे हैं साउथ एशिया के अंदर। ओके, रशिया तो पहले ही एंगेज था, एंड आफ्टर द पिवट टू एशिया पॉलिसी ऑफ यूएसए, इवन यूएसए इज ऑल्सो नाउ एक्टिवली एंगेज इन द सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया। चलिए, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? यूएसए होगा या फिर रशिया होगा? आप देखते हैं, तो आंसर विल बी रशिया। आंसर विल बी रशिया। रशिया के साथ मिलकर यहाँ पे पावर प्लांट वो बना रहे हैं। क्यों? इसके बारे में थोड़ी और डिटेल में आपको बता देता हूँ। ये देखिए, पूरा मैं आपके लिए डिटेल में, क्योंकि आपसे पीसीएस किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो मैं ये आपको यहाँ पे डिटेल में समझा देता हूँ। देखिए, सबसे पहला तो आपसे ये तो पूछने से रहा, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे पहली चीज आपने देखनी है कि अभी तक बांग्लादेश के अंदर कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं है, न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं है। ओके, सेकंड, लोकेशन। लोकेशन क्या है? लोकेशन इसकी है रिवर पद्मा के ऊपर, मतलब अपनी जो गंगा की ट्रिब्यूटरी है, डिस्ट्रीब्यूटरी जो बाद में बनती है। ठीक है, उसके बाद रूपपुर कहाँ है? पाबना डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पे है बेटा? पाबना डिस्ट्रिक्ट में है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अंदर 2 यूनिट रहेंगी। ओके, पहली यूनिट 2022 तक कंप्लीट हो जाएगी और दूसरी यूनिट 2024 तक कंप्लीट हो जाएगी। अब जो पार्टीज यहाँ पे देखिए, सिग्निफिकेंस मैंने आपको पहले बता दिया कि फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है बांग्लादेश का। नेक्स्ट, व्हाट आर द प्लेयर्स इन्वॉल्वड इन हियर? ओके, सो ट्रिपटीट मेमोरेंडम है किस किस के बीच में? रशिया के बीच में, बांग्लादेश के बीच में, इंडिया के बीच में। इंडिया इस न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट को बनाने में हेल्प कर रहा है, बट जो न्यूक्लियर मटेरियल आएगा वो सप्लाई कौन करेगा? इंडिया नहीं कर सकता, वो सप्लाई करेगा यहाँ पे हमारा रशिया। रशिया का रोल यहाँ पे इतना ही है। ओके, रशियन रोस्टाकॉम स्टेट एटॉमिक एनर्जी कॉर्पोरेशन ये यहाँ पे बिल्ड करेगी और रशिया वहाँ पे सप्लाई करेगा। इंडिया की तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर कौन बनाएगा? हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी। क्या कौन बनाएगा? हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी। चलिए फटाफट नेक्स्ट उस पे चलते हैं, टॉपिक पे, अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? इंडिया इज नॉट ए मेंबर ऑफ द फॉलोइंग ग्रुपिंग्स, ब्रिक्स, एससीओ, G7 या फिर G2। ओके, ब्रिक्स ब्राजील, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, एससीओ शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, G7 इज ए डेवलप्ड कंट्रीज ग्रुप एंड G20। तो इंडिया इसमें से किसका मेंबर नहीं है? क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। आई थिंक इट इज ए वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, वेरी इजी कैच, यू शुड आंसर दिस क्वेश्चन, कि आपको यहाँ पे 2 नंबर आपके यहाँ पे जाने नहीं चाहिए, आपको पूरे के पूरे यहाँ पे 2 नंबर मिलने चाहिए हर हालत के अंदर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अब देखते हैं आंसर इसका, मैं आपको पहले बता ही देता हूँ क्योंकि ज़्यादा इसमें है नहीं कुछ टफ। आंसर इज सी। आंसर क्या है इसका? सी, क्योंकि ब्रिक्स का पार्ट तो है ही, क्योंकि यहाँ पे इंडिया आ गया, और एससीओ का इंडिया पार्ट बन गया है कब से? 2017 में से, इंडिया और पाकिस्तान दोनों लास्ट में। ठीक है, G20 का इंडिया पार्ट है बिकॉज इट इज ग्रुप ऑफ द लार्जेस्ट डेवलपिंग कंट्रीज, मतलब जो डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज दोनों है इसके अंदर, मेजर 20 कंट्रीज है। एंड G7 इज ए स्पेशल ग्रुप जिसके बारे में अभी हम बात करते हैं कि G7 बाकियों से कैसे अलग है। अब ये देखिए G7 जो आपका है यहाँ पे, G7 जो है इट इज अ ग्रुप ऑफ 7। कौन से 7 का? वर्ल्ड 7 लार्जेस्ट डेवलप्ड इकोनॉमीज, वर्ल्ड 7th लार्जेस्ट, जो दुनिया की 7 सबसे बड़ी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इकोनॉमीज हैं, उनकी यहाँ पे बात करता है। ठीक है, ये क्या करते हैं? इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी इश्यूज को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ओके, अब याद देखिए कि यहाँ पे G7 के मेंबर कौन कौन है। तो सबसे पहले जो मेंबर है फ्रांस है, जर्मनी है, यूनाइटेड किंगडम है, इटली है, यूएसए, कनाडा और जापान। ये सारे के सारे यहाँ मेंबर हैं। आपको ध्यान में क्या रखना है? There can be a statement where it can be said कि only European members, G7 has only European or North American members, but that is not the case because there is Japan। तो जापान क्या है? एशिया के अंदर है और एशिया का पार्ट है वो,
और वो G7 का मेंबर है, प्लीज नोट डाउन दैट। प्लस चाइना इज नॉट मेंबर ऑफ G7, यू शुड आल्सो नोट दैट। इंडिया इज नॉट ए मेंबर ऑफ G7, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो कई बार हमें क्या लगता है कि ओनली इधर यूरोपियन यूनियन, इधर यूरोप और इधर यूएस या फिर क्या कहते हैं नॉर्थ अमेरिका, बस यहीं दोनों से ही G7 आता है, ऐसा नहीं है। ओके, देयर इज नो सिंगल कंट्री फ्रॉम अफ्रीका और साउथ अमेरिका, ये भी आपको यहां पे याद रखना चाहिए। ओके, सो ठीक है। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ब्रिक्स। ब्रिक्स के लिए कुछ ये स्टेटमेंट ये बता रहा है। सबसे पहले बात कर रहा है, इट इज एन इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ स्टेट, इट इज एन इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ स्टेट। सेकंड है, सिक्स्थ समिट प्रोड्यूस्ड एन एग्रीमेंट ऑन न्यू डेवलपमेंट बैंक। सिक्स्थ समिट न्यू डेवलपमेंट बैंक है, जो ब्रिक्स बैंक भी जिसको हम बोलते हैं, उसका ऑफिशियल नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। ओके, वो एक एग्रीमेंट प्रोड्यूस किया वहां पे जहां पे न्यू डेवलपमेंट बैंक बना। नेक्स्ट है, एट समिट ऑफ द ब्रिक्स, जो कि लास्ट समिट था, वाज हेल्ड इन गोवा, ये कह रहा है। तो ये आपको बताना है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है, फटाफट बता दीजिए। ब्रिक्स में आपको बता ही चुका हूं। ओके, एक और बात बहुत सारे लोगों के माइंड में आएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ स्टेट। देखो, व्हेन देयर इज ए ऑर्गेनाइजेशन देयर आर एग्रीमेंट्स, फॉर्मल एग्रीमेंट्स, फॉर एग्जांपल यूरोपियन यूनियन। ओके, सो क्या ब्रिक्स ऐसा कोई एग्रीमेंट है? नहीं है, तो ये ऑटोमेटिकली इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ स्टेट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूं, सेकंड स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट दैट सेज कि सिक्स्थ समिट प्रोड्यूस्ड एन एग्रीमेंट, सिक्स्थ समिट प्रोड्यूस्ड एन एग्रीमेंट ऑन द न्यू डेवलपमेंट बैंक। सिक्स्थ समिट कहां हुआ था? फोर्टलेजा में हुआ था। ओके, तो क्या वहां पे एग्रीमेंट बना था? यस, वहां पे बना था। और एट समिट जो कि लास्ट समिट था ब्रिक्स, वो क्या हुआ था? गोवा के अंदर हुआ था। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। ओके, सो डी इज द करेक्ट आंसर हेयर। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर हेयर। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन। ये मैंने एक आउट ऑफ द टॉपिक यहाँ पे क्वेश्चन डाला है, बट क्यों डाला है? क्योंकि मैं आप लोगों को डिटेल में बार बार यहाँ पे पढ़ा चुका हूं कि प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन्स कौन कौन से हैं यूनाइटेड नेशन के। तो क्या इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है या फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है? तो बताइए फटाफट, मैं आपको बता चुका हूं। कितने ऑर्गन है? टोटल 5 ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन के। उसमें से मेजर जुडिशियल ऑर्गन कौन कौन सा है? 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, या नीदर 1 नॉर 2। ओके, तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट कहां पे? दोनों के दोनों कहां आते हैं? इनका हेड कहां है? यहाँ पे द हाग। ओके, अब प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन बात होते हैं, मतलब कि यूएन का प्रिंसिपल ऑर्गन। तो प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन तो एक ही होगा ना, प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन एक ही होगा, और वो है अपना बी मतलब कि 2 ओनली, दैट इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। आईसीजे इज द प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। यू शुड नो दिस बिकॉज मैंने आपको ये डिटेल में पढ़ा दिया है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज गो बैक एंड वॉच ऑल द लेक्चर्स देयर। ओके, चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। करंटली इंडिया इज नॉट पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? एशियान, आरसीईपी, क्वाड और नाटो। इस टाइम इंडिया इनमें से किस किस का पार्ट नहीं है? नॉट पार्ट। ओके, 1, 2 and 4, 2 and 3, 1 and 4 ओनली, या फिर डी नन ऑफ द अबव। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एशियान की। एशियान है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ओके, यहाँ पे 10 जो छोटे छोटे आइलैंड ग्रुप हैं इंडिया के साउथ ईस्ट के अंदर। ओके, इंडिया के साउथ ईस्ट के अंदर तो 10 छोटे छोटे द्वीप हैं, इंडोनेशिया और ये सब, मलेशिया, ये सब, उनकी ये ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, उनकी एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है एशियन। ओके, नेक्स्ट अपना रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। अब आपको पता होगा पिछले साल न्यूज में था कि इंडिया ऑप्टेड आउट ऑफ द रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक प्रोग्राम। ओके, थर्ड अपना क्वाड। क्वाड के अंदर 4 नेशंस हैं, आपको मैं आने वाले टाइम में बताऊंगा। ओके, क्वाड मतलब 4 नेशंस हैं। और फाइनली नेटो। नेटो तो इंडिया का पार्ट है ही नहीं, बिकॉज इंडिया फॉलोड ए एट दैट टाइम नॉन अलाइंड पॉलिसी। नॉन अलाइंड मूवमेंट, NAM के बारे में आपने सुना होगा ना, वो यहाँ पे हुआ है। ओके, सो सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। अब एशियान का इंडिया मेंबर हो नहीं सकता, क्यों? बिकॉज एशियन इज ए क्लोज्ड ग्रुप ऑफ द 10 साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, आइलैंड नेशंस। ओके, जिनको हम क्या बोलते हैं? टाइगर इकोनॉमीज भी हम इनको बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इनको? टाइगर इकोनॉमीज। ओके, सो इसका तो इंडिया पार्ट होने से रहा। आरसीपी से इंडिया ने ऑलरेडी और ऑप्ट आउट कर लिया, ऐसे नाटो से भी कर लिया। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1, 2 and 4 ओनली। ओके, सो यहाँ पे 1, 2 and 4 कौन सा है? ए। तो ए विल बी द करेक्ट आंसर हेयर। ए विल बी द करेक्ट आंसर हेयर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर द मेंबर्स ऑफ द
शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब इंडिया 2017 के अंदर यहाँ पे इसका मेंबर बना था, तो आपको इंडिया और पाकिस्तान के बारे में तो पता है कि इंडिया के साथ साथ पाकिस्तान भी बना था, बट यू शुड ऑल्सो नो अबाउट द अदर कंट्रीज विच आर पार्ट ऑफ, बिकॉज शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के कोई ज्यादा इतने मेंबर नहीं है कि आप याद ना कर पाओ। तो देख लेते हैं, अजरबैजान है, आई थिंक इट ये नहीं है क्योंकि इसका ऑब्जर्वर स्टेटस है शायद, ठीक है। एंड सिमिलरली बेलारूस, ये दोनों नहीं है, ये दोनों ऑब्जर्वर स्टेटस हैं इनके, ये नहीं है। तो आपके पास ऑटोमेटिकली आंसर में क्या बच जाता है, आपके पास बच जाता है शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 2 और 4, तो 2 और 4 कहाँ है, सी, तो सी हियर विल बी द करेक्ट आंसर। होप आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा होगा। तो अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर एज वेल एज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ओके, एंड लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। चलिए, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, आंसर आपका होगा सी, 2 और 4 ओनली। नेक्स्ट है आपका SCO इज ए परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। मैं आपको बता देता हूं, इट इज ए यूरेशियन पॉलिटिकल, यूरेशियन मतलब यूरोप और एशिया दोनों, ठीक है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन एमिंग टू मेंटेन पीस, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन। इट वाज क्रिएटेड इन 2001 एंड आपको ये क्वेश्चन है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, क्या वो शंघाई के अंदर है, क्वेश्चन मार्क, मतलब देख लेना, ठीक है। मेंबर कौन कौन है इसके, कजाकिस्तान है, चाइना है, किर्गिस्तान है, रशिया है, तजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, इंडिया और पाकिस्तान है। ये पहले से हैं सारे, इंडिया और पाकिस्तान को 2017 के अंदर यहाँ मेंबर बनाया गया, तब से ही इंडिया SCO के अंदर एक बड़ा रोल प्ले करना चाहता है। क्यों करना चाहता है, बिकॉज ऑफ दिस पाकिस्तान फैक्टर, बिकॉज पाकिस्तान कंट्रोल द तालिबान इन द अफगानिस्तान। पाकिस्तान किसको कंट्रोल करता है, तालिबान को। तो इन SCO इंडिया डोंट वांट टू गिव पाकिस्तान एक फ्री पास, क्योंकि SCO का मेन काम क्या है कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, मिलिट्री भी है यहाँ पे, ओके, और पीस के लिए। तो पीस क्या है, अभी तक पाकिस्तान हमेशा इंडिया को या किसी भी कंट्री को, जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है, इवन रशिया और चाइना को, और इवन USA को भी जब भी तालिबान से बात करनी होती है, दे हैव टू गो थ्रू द पाकिस्तानीज, ओके। तो इंडिया खाली इनको पाकिस्तान के हाथ में यहाँ पे नहीं छोड़ सकता था, और दैट्स वाई इंडिया ऑल्सो बिकम द पार्टनर इन, ओके, शंघाई कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन। मेंबर उन्होंने ले लिया है, मेंबरशिप, और वहाँ पे वो बात करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ द ब्रिक्स। ब्रिक्स के इंस्टीट्यूशन के बारे में एक और क्वेश्चन है। ब्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट इंडिया के लिए ऑर्गेनाइजेशन है, ओके। तो पहला आपका स्टेटमेंट क्या कह रहा है, कंटीजेंट रिजर्व अरेंजमेंट इज सेटअप अंडर ब्रिक्स टू टैकल BOP क्राइसिस। फॉर एग्जाम्पल, ये मैं आपको स्टेटमेंट समझा देता हूं। देखिए, इससे पहले क्या होता था, जब भी बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात होती थी, द ओनली सिंगल थिंग विच कम्स इन टू माइंड इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, बट there is a major demand of the reforms within IMF, because even though India, China, Russia, इनकी इकोनॉमीज, और इवन ब्राजील, इनकी इकोनॉमीज काफ़ी बढ़ गई हैं, काफ़ी बड़ी हो गई हैं इकोनॉमीज, बट स्टिल IMF उनको उतना उनका कोटा नहीं दे रहा है। और अभी भी मोर देन 33% कोटा किसके पास है, वोटिंग राइट्स किसके पास है आपके, सॉरी 15% से ज़्यादा वोटिंग राइट्स किसके पास है आपके, USA के पास है, ओके। जिसकी वजह से IMF के अंदर मेजर रिफॉर्म्स नहीं हो रहे हैं। इसकी वजह से ब्रिक्स कंट्रीज ने, जो कि डेवलपिंग कंट्रीज है नहीं, ठीक है, इमर्जिंग कंट्रीज है, उन्होंने क्या बोला है कि हम अपना खुद का कंटीजेंट रिजर्व बनाएंगे। फॉर एग्जांपल 1991 में इंडिया को IMF से पैसा लेना पड़ा था, क्योंकि उनके पास फॉरेक्स रिजर्व खत्म हो गया था, फॉरेक्स रिजर्व खत्म हो गया था, इसीलिए, ओके। यहाँ पे क्या है, अंडर द न्यू डेवलपमेंट बैंक, वेटो पावर इज अकॉर्डेड ऑन चाइना एंड इंडिया ओनली, चाइना और इंडिया ओनली। क्या ऐसा है, क्या न्यू डेवलपमेंट बैंक में किसी के पास वेटो पावर है? I don't think so. There is no veto power in the new development bank, because it is a bank जहाँ पे आप सबको बराबर की मेंबरशिप मिली है, ओके, इसीलिए। तो there is no veto power, तो आंसर विल बी 1 ओनली। आंसर क्या होगा, 1 ओनली, ए विल बी द आंसर है। चलिए, अच्छा, एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको बताता हूँ। ब्रिक्स जो कंटीजेंट रिजर्व एग्रीमेंट है, ये एक फ्रेमवर्क है कि लिक्विडिटी और प्रिकॉशनरी इंस्ट्रूमेंट है, मतलब कि अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस किसी भी देश के अंदर हो जाता है, कौन से देश के अंदर, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना में हो जाता है 2015 से, तो यहाँ पे वो कंट्रीज एक दूसरे की यहाँ पे हेल्प करेंगे, ओके। ब्रिक्स कॉन्टीजेंसी रिजर्व यहाँ पे जो। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। रेजोल्यूशन 1267 of United Nations Security Council pertains to, resolution 1267 of the United Nations Security Council pertains to international aviation, pharmaceutical industry, child labor या de-imposing sanctions on terrorist organization। कि रेजोल्यूशन 1267 है जो, वो क्या है,
काफ़ी पॉपुलर है और इंडिया का बहुत गहन नाता है यहाँ से, ठीक है, इंडिया का बहुत गहन नाता है इस रेजोल्यूशन से, ओके। एंड वाई इट इज़ इन न्यूज़, बिकॉज रिसेंटली इंडिया ने इसको पास करवा दिया है, चाइना ने ब्लॉकेट लगाया हुआ था और इंडिया ने पास करवा दिया है। बाकी जो रेजोल्यूशन है, अब से क्यों यहीं पे आपको समझ में आ जाना चाहिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, तो ये किससे रिलेटेड होगी? ऑब्वियस सी बात है, ये डी से रिलेटेड होगी कि जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, सिक्योरिटी काउंसिल का मतलब क्या है? सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, उनका मेन काम है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना देशों को, ओके। तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर सैंक्शन लगाने के लिए इसको लाया गया है, तो आंसर विल बी डी। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं एक बार। देखिए, द यूनाइटेड नेशन 1267 कमिटी थी एक, जिन्होंने इसको ड्राफ्ट किया, और ड्राफ्ट कब किया? 1999 में। फ्रॉम 1999 ऑनवर्ड्स इंडिया हमेशा चाहती थी कि इसको पास कर दिया जाए, बट इसका जो मेजर काम था वो था अलकायदा और तालिबान के ऊपर सैंक्शन लगाने का, ठीक है। ये जो कमेटी थी, ये 15 मेंबर की कमेटी थी, और इनको यूनानिमसली, मतलब कि जब तक 15 के 15 मेंबर नहीं मान जाएंगे तब तक ये आपकी कमेटी किसी के ऊपर सैंक्शन नहीं लगा सकती थी। इशू ये था, बात आई मसूद अजहर की, द डेड टेररिस्ट, ओके, मसूद अजहर की। जब मसूद अजहर की बात आई तो हमेशा चाइना इसको बचा लिया करता, हमेशा चाइना इसको बचा लिया करता, क्योंकि चाइना वोट नहीं देता था। बट दिस टाइम इंडिया पुश्ड इट थ्रू एंड मसूद अजहर डिक्लेयर्ड इन 2019 एज ए ग्लोबल टेररिस्ट। अब उससे क्या होगा, आगे बढ़ते हैं। देखिए, इट वाज इस्टेब्लिश्ड, तालिबान के कंट्रोल में जो अफगानिस्तान है और जो सपोर्ट करता था ओसामा बिन लादेन को, उसको काबू में करने के लिए, ओके। बाद में क्या हुआ, इसको आगे भी बढ़ा दिया गया जब ये ओसामा बिन लादेन मर गया। अब इसके अंदर मेन होता क्या है इसमें, कि उनकी मूवमेंट खत्म हो जाती है, उनकी फाइनेंशियल पेनल्टीज होती है, और सबसे बड़ी बात, उनके जितने भी एसेट हैं वो सारे के सारे फ्रीज हो जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल, अगर अब पाकिस्तान कहता है कि मसूद अजहर पाकिस्तान में है, तो पाकिस्तान से मसूद अजहर कहीं नहीं जा सकता, बिकॉज देयर विल बी इंटरपोल लुकिंग फॉर मसूद अजहर। कहीं पे भी वो जाएगा तो एक तरह से एयरपोर्ट के ऊपर उसका क्या कहते हैं, अलर्ट इशू हो जाएगा। इसीलिए इंडिया चाहता था कि मसूद अजहर के ऊपर कार्रवाई हो और 1267 के तहत उसको इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित कर दिया जाए, जो कि 2019 के अंदर कर दिया गया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज कंप्राइज द क्वाड। मैंने कहा था कि क्वाड के बारे में हम बात करेंगे। क्वाड तो 4 कंट्री होंगी, तो 4 ही होंगे। तो क्या यूएसए है उसके अंदर, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, चाइना, जापान, इंडिया। अब आंसर इसका क्या होगा, क्वाड के अंदर कौन कौन है? तो मैं आपको बता देता हूँ, क्वाड के अंदर है रशिया, यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और इंडिया है, ओके। ये है तो 1, 2, 5 एंड 6, 1, 2, 5 एंड 6, तो डी विल बी द करेक्ट आंसर है क्वाड। बट क्वाड की खास बात क्या है, अब ये सारी की सारी कंट्रीज, इवन दो 1, 2, 4 एंड 5 दिखा रहा है, 1, 2, ये यहाँ पे आंसर गलत आ गया बेटा, कोई बात नहीं, आंसर इसका डी है, 1, 2, 5 एंड 6, 1, 2, 5 एंड 6 विल बी द करेक्ट आंसर है। चलिए अब ये देख लेते हैं, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग एक इनफॉर्मल डायलॉग स्टार्ट हुआ था, ठीक है, जिसके अंदर ये कहा गया था कि फ्री, ओपन एंड प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक रीजन, कि इंडो पैसिफिक रीजन है उसके अंदर से हमें, जहाँ चाइनीज ऑक्यूपेशन चल रहा है उसको खत्म करना है, हमें आराम से इसके अंदर ओपन ओशन हमें चाहिए, ठीक है। आइडिया स्टार्ट हुआ था 2007 में, जब जापान के जो प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर शिंजो एबे, इन्होंने इसको पहली बार प्रपोज किया था, बट ऑस्ट्रेलिया ने चाइनीज प्रेशर के अंदर आते हुए इसे पुल आउट कर दिया था। बट 2012 के अंदर दिसंबर में शिंजो एबे ने अगेन इसको फ्लोट किया आइडिया को, और उन्होंने बोला कि एशिया के अंदर हम डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड बनाएंगे। डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड मतलब कि डेमोक्रेसी से, अगर आप देखेंगे तो एक डायमंड सा बन जाता है जब हम मिला देते हैं किस किस को, इंडिया को, ऑस्ट्रेलिया को, इंडिया को ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया को जापान की तरफ, और जापान से फिर यहाँ पे जो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए को अगर हम मिला देंगे तो एक डायमंड सा बन जाएगा कि चारों के चारे डेमोक्रेसीज हैं, ऑस्ट्रेलिया भी डेमोक्रेसी, इंडिया भी, जापान भी और ये, ठीक है। तो ये सारे के सारे यहाँ पे इनको सारे कंट्रीज मिलेंगे और ये एक क्वाड बनाएंगे जिससे कि मैरीटाइम सिक्योरिटी वो रखेंगे। खास बात है कि नवंबर 2017 में इसको मैटेरियलाइज कर दिया गया और यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान ने उन्होंने शेप दे दी और इंडिया यहाँ पे उनके साथ मिलकर क्वाड बना लिया गया। इन चारों देशों की खास बात यह है कि इन चारों देशों के साथ चाइना की मैरीटाइम टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, यूएसए के साथ नहीं है। बट इशू ये हुआ कि यूएसए का तो जहाँ पे चाइना का पाइवेट टू एशिया के बाद हर जगह इंटरेस्ट है उनका, तो ठीक है। तो ये चारों देश लड़ रहे हैं एक तरीके से मैरीटाइम ओपननेस के लिए, कि जो हमारे स्लोक्स होते हैं, सी लेन्स होते हैं, ओके, सी लेन्स ऑफ फॉर फ्री ट्रेड, कि फ्री ट्रेड के लिए जो हमारा मैरीटाइम इंडो पैसिफिक ओशन है वो हमेशा फ्री रहना चाहिए,
ठीक है। और उसके लिए ये चाइनीज प्रेशर के चारों जने मिलके चाइनीज प्रेशर को वापस करने की कोशिश कर रहे हैं, न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। Okay, so that's it for today. Have a very nice day and do share and subscribe our channel and do register for our course. Thank you very much.